चलो, तो आज जो बच्चों टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। मीनू जी गुड इवनिंग, हम पहले आपको कर चुके थे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है? इस तरह की आपकी क्यूबॉइडल शेप बॉडी है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइट जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से लाइट निकलेगी, इस तरह से कुछ होगा। लेकिन हम इसको सिर्फ सामने देख रहे हैं। अगर हम सामने देखते तो मुझे तो सिर्फ ये वाली सरफेस दिखाई देगी जो सामने है। जब मैं सामने देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली सरफेस दिखाई देगी, तो हम हमेशा इसी सरफेस को बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें तो प्लेनर से मतलब है। तो मैंने क्या किया, आपका एक ग्लास स्लैब का सामने वाला पोर्शन बनाया और इस तरह से बनाया। देखना, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। डायग्राम समझना, पहला वाला डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डायग्राम, ये डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेना। मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे रैंडम लाइन बनाती है इस तरह से, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा किसी लाइन पे इस तरह से। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बीच में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकती है। बस एक रैंडम लाइन बना दी मैंने इस तरह से, ताकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि इससे कंपैरिजन करूंगा। सुनना प्लीज अच्छे से, क्योंकि ये अगर मिस कर दिया आपने तो ये मान लो पूरा टॉपिक मिस कर दोगे आप। यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए, ध्यान देना प्लीज, यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए सर, मेरे फोन में हो जाती है बिना परमिशन के भी रिकॉर्डिंग। वेरी गुड हैप्पी जी, कर लिया करो, ठीक है, बाद में कमाएगी आपकी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका कि इस तरह से, अब देखना लाइट किस निकलेगी, प्लीज ध्यान देना, कहीं भी मिस करोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्या यहाँ से लाइट निकल के जाएगी इस पे कुछ इस तरह से, ठीक है। गई, चलो गई सर, हाँ सर आप सही बोलो, चली गई। अब उसके बाद एक बात ध्यान दो, क्या यहाँ पे अगर लाइट जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ वो भी कर सकते हो आप। आप सुनो, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, अपना एक नॉर्मल बनाया। जब नॉर्मल, तो नॉर्मल छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल का मेरे लिए ज्यादा बड़ा रोल है नहीं। अब बाहर एग्जाम्पल के लिए मैं बाहर क्या लेके चल रहा हूँ, एयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं एयर ना लिख के मैं यहाँ पे सराउंडिंग लिख रहा हूँ। आप एयर की तरह मान लो उसको, क्योंकि मेरे को डायग्राम भी बनाना है। एक सराउंडिंग, यहाँ पे सराउंडिंग है, ठीक है, और ये पूरा सराउंडिंग है, यहाँ पे भी क्या है, सराउंडिंग है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी दोनों जगह सराउंडिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है, ये जगह है आपकी ऑब्जेक्ट वाली, समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करना है। ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्व वाली जगह, जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये आपकी स्लैब है, ठीक है। मान लीजिए आपका स्लैब की जो मोटाई दे रखी है आपको, स्लैब की जो मोटाई बच्चों आपको दे रखी है, वो कुछ थिकनेस बोलते हैं स्लैब की। तो वो थिकनेस आपको दे रखी है, टी दे रखी है आपको, टी। टी क्या है आपका? थिकनेस ऑफ स्लैब। टी इज थिकनेस ऑफ स्लैब, सही। अब सुनो बात आगे, क्या होगा, ये आपका नॉर्मल बना दिया यहाँ पे, नॉर्मल। अब अगर सराउंडिंग को लाइक अगर तुम एयर मानते हो, तो एयर आपका रेयर मीडियम होता है। जब वो ग्लास में जाएगा तो क्या लाइन जो है वो नॉर्मल के पास जाएगी, जो लाइन है क्या वो नॉर्मल के पास जाएगी, यहाँ से नॉर्मल के पास जाएगी। तो नॉर्मल के पास बनाने, अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मतलब थोड़ी सी आपकी नॉर्मल के नजदीक जाएगी, इस तरह से मान लो, इस तरह से होगी, ठीक है। हाँ सर, इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्या उस नेक्स्ट सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा। हाँ सर, नेक्स्ट सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा। फिर से मैं नॉर्मल बनाता हूँ छोटा सा, इस सरफेस फिर से आपका रिफ्लेक्शन होगा, छोटा नॉर्मल बना दिया। अब क्या होगा, क्या वापस से जो लाइन है, क्या वापस से जो चीज है आपकी उसमें जा रही है, क्या वापस से जो आपकी लाइन है, क्या वापस से जो आपकी लाइन है, क्या वो वापस से वहां जा रही है क्या एयर में? तो क्या आपके नॉर्मल से दूर जाएगी? हाँ सर जाएगी। अब सुनो, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है सर? ऑब्जर्वर इस वाले एरिया में बैठा है, इस वाले जोन में बैठा है। अगर ऑब्जर्वर जिस जगह बैठा तो क्या उसकी आंखें भी उसी एरिया में होंगी? हाँ सर, उसकी आंखें उसी एरिया में। मैं क्या करता हूँ, आंखें बनाता हूँ। आंखें बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इस तरह से दो लाइन बनाओ, इनके बीच में एक सर्कल नाम चीज बना दो, और यहाँ से एक और सर्कल बना दो, और इसको डार्क कर दो, तुम्हारी आंख बन गई। अबे ऑब्जर्वर की आंखों में क्या पड़ेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ऑब्जर्वर, या हम किस चीज को देखते हैं, हम रिफ्लेक्टेड लाइट को, या हम रिफ्लेक्टेड लाइट को, जो फाइनल रिफ्लेक्शन होता है उसको देखते हैं। फाइनल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है सर? फाइनल रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। पर दिक्कत वाली बात क्या हो रही है सर, कि यहाँ पर अगर मैं एक और लाइन ऐसे बनाना चाहता, सेम मैं अब एक और लाइन बना रहा हूँ, अगर मैं एक और लाइन ऐसे बनाना चाहता आपका इस तरफ, अगर इस तरफ एक और लाइन बनाता तो वो भी इस तरफ से ऐसे बनती, फिर आप उसका बाद में उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवाते, और फिर बाद में फिर क्या होता है उसका, फिर से आप उसका इस तरह से रिफ्लेक्शन करवाते, ये सब होता। अब बात क्या है सर, कि मेरी जहां पर इमेज कहाँ बननी चाहिए सर? इमेज मेरी वहां बननी चाहिए, इमेज मेरी वहां बननी चाहिए जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी, जहां पे मेरी रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी। पर दिक्कत है कि रिफ्लेक्टेड तो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब दिक्कत सारी ये निकल के आ रही है कि सर इस वाले एरिया में तो, इस वाले एरिया में तो कभी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेगी, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है। तो क्या कभी इमेज नहीं बनेगी? तो आंसर है नहीं, इमेज तो सर बनेगी, इमेज तो बनेगी। अब इमेज कैसे बनेगी जब वहां पे टकराई नहीं रही है? तो पीछे की तरफ याद करो, जब आपकी रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो क्या आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो दूसरी तरफ, तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। मुझे इस केस में इमेज के वर्चुअल और रियल से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ इमेज बननी चाहिए।
अगर आपकी इमेज नहीं बन रही है, एक्चुअली लाइन मीट नहीं कर रही, तो आप उसको पीछे की साइड क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ सर, बात सही बोल दिया आपने। तो मैं आखिरी जो रिफ्लेक्टर जैसे ये वाली और ये वाली, इनको एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ। जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो मान लो कुछ इस तरह से आपका ये यहाँ पे आगे एक्सटेंड होके, और ये भी क्या है, दोनों मिलना जरूरी है ना, तब तो इमेज बनेगी। और यहाँ से ये एक्सटेंड होके यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो क्या ये बच्चों जो आपके सामने बनेगी, ये क्या बन गई आपके सामने, ये बन गई मेरी इमेज बन गई, ठीक है। ये इमेज बन गई। अब बात ये है कि हमसे सवाल में पूछता है कि जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है, हमसे सवाल में पूछता है कि ये कितना शिफ्ट आ गया। शिफ्ट से मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ करता था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ करता था और उसकी इमेज यहाँ बन गई है, तो कितना ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया। जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे ये एग्जाम्पल पता है इस तरह से, आपके घरों में कभी कोई कांच वाच लेना, कोई कांच की लिड लेना या कुछ कांच का पीस लेना, और उसको किसी पेज पे कुछ लिखना, आपने उस पेज पे कुछ लिखना, उस पेज के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रख देना और फिर ऊपर से लिखना, आपको कांच का टुकड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो आपका शिफ्ट हो गया। जैसे एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट था, वही बस एपरेंट डेप्थ में एक सरफेस हुआ करती थी, यहाँ पे आपकी दो सरफेस है, बस वही। डिराइव भी उसी से करते हैं, पर मैं डिराइव नहीं करूंगा, आपको सीधे फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला बहुत ईजी है याद करने के लिए। और वही जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला याद किया था वही है, एक्चुअली जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला याद किया था ना, वही वाला फॉर्मूला है बस, ठीक है। बस को अपन दो, यहाँ दो रिफ्लेक्शन होते हैं, वहां पे एक रिफ्लेक्शन होता था। तो आपसे सवाल पूछता क्या है, आपसे सवाल में ये पूछता है कि ये शिफ्ट कितना हुआ है। एक सेकंड मैं इसको डायग्राम पे दिखाता हूँ। आपसे सवाल में पूछेगा हमेशा कि मेरा शिफ्ट कितना हुआ है, शिफ्ट कितना हुआ है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट से लेके जो इमेज का बीच का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं आपका, इसको बच्चों हम बोलते हैं आपका शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अपना शिफ्ट, ठीक है। और इस शिफ्ट को कभी कभी हम अलग अलग नाम से, कभी कभी डी से इस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब है शिफ्ट, वहां डी कुछ और था, यहाँ डी कुछ और है। प्लीज इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। आपका मन है तो आप सिर्फ डी मत लिखो ताकि कंफ्यूज हो। तो एक काम करते हैं, हम शिफ्ट ही लिखते हैं, डी नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, इसको डी नहीं लिखते, सिर्फ शिफ्ट लिखते हैं। तो आपसे हाँ कैसे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट लेना है हमको, म्यूट करके रखें सब अपने आप को। इस शिफ्ट की सारा मुझे शिफ्ट का फॉर्मूला चाहिए। एक और चीज है यहाँ, हाँ आप मुझे, आप रोज लेट होते हो, आपको अलग से लिंक भेजनी पड़ती है हमेशा, अच्छी बात नहीं है। आप और क्या क्या दिया होता है सवाल में, आपको एक और चीज दी होती है, आपको दिया होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पहली वाली थी उसका स्लैब से कितना डिस्टेंस है, उसको हम जनरली एक्स मानते हैं। म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो। ठीक, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये दूरी है किसकी, आपकी इनिशियल ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। लास्ट वाली बात दोबारा बता दो। चलो मैं एक बार क्या करूंगा, पूरे को कंक्लूड करूंगा, पूरे को एक साथ समझाऊंगा, चिंता मत करो, पूरे को एक साथ समझाऊंगा आपको क्या क्या इस सवाल में होगा, क्या क्या किया गया, सब कुछ एक साथ समझाऊंगा। अभी बस सुन लो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको स्लैब से दे रखा है एक्स, ठीक है, आपकी थिकनेस ऑफ स्लैब है। आपसे सवाल में पूछता है कि ये शिफ्ट कितना हुआ होगा, मतलब फाइनल रिफ्लेक्शन होने के बाद में कितना शिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट की इमेज, कितना शिफ्ट हो गई, तो वो आपसे पूछा था। तो इसका फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन आता कहां से, आता वहीं से, आपने पिछले में आपने डी डी डैश बाई डी पढ़ा था ना, तो दो बार रिफ्लेक्शन कर दो, उनका उनका माइनस कर दो, दो बार रिफ्लेक्शन करके माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस बच्चों। टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है, इसको ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने लिखा है। कोई 1 2 याद नहीं करेगा इसमें, कोई 1 या 2 याद नहीं करना। 1 या 2 जहां 1 और 2 याद करने वहां 1 2 याद करो, जहां सराउंडिंग स्लैब याद करना है वहां सराउंडिंग स्लैब ही याद करो। ये म्यू स्लैब क्या है, ये जो ग्लास जिसका बना है, ग्लास का भी हो सकता है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है, इसको हमने म्यू स्लैब बोल दिया। या बाहर एयर भी हो सकती है, कोई वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने म्यू सराउंडिंग नाम से बोल दिया, ठीक है, इस तरह से बोल दिया। तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है कि आपका शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट इज टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय टी 1 माइनस म्यू बाय सॉरी टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है और कोई इसका ऑप्शन नहीं। अब इस सवाल में इस फॉर्मूले को याद रखने के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, वो होते हैं आपके एजम्पशंस। देखो किसी फॉर्मूले को मैं भी पूरा एक बार कंक्लूजन करवाऊंगा, जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए हैं या फिर उनको थोड़ा कम समझ आया उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा।
तो इसके होते कुछ, इस फॉर्मूले को याद करने के होते कुछ एजम्पशंस, क्या क्या माना होगा आपने। तो एक दो तो फालतू है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली माना जाता है। पहले होता है आपका कि रेज आर पैरेक्शियल। ये रेज आर पैरेक्शियल का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, छोटा। मैंने ये वाली चीज आपको बताई थी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, छोटा मान लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या हो जाता है आपका, इसमें दे रखा है कि आपका एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम इज surrounding medium is same on object and observer side। ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद मैं एक फॉर्मूला करवाऊंगा जिसमें आपका ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग अलग अलग होगी। ऑब्जर्वर साइड की और ऑब्जेक्ट साइड की आपकी सराउंडिंग का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम, इसलिए हमने उसके लिए किया। थर्ड आपका है कि जो आपका शिफ्ट है, एक इंपॉर्टेंट देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो बच्चा देख रहा हो, क्या फॉर्मूले में तुम्हें कहीं एक्स दिख रहा है क्या, फॉर्मूले में तुम्हें कहीं भी एक्स का नाम दिख रहा है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट, नहीं दिख रहा ना। और एक्स था क्या, एक्स था आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं क्या ये बात पूछता हूँ कि जो शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आया है वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूरी पे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल आया था एक बार नीट में, सीधे सीधे पूछा गया था कि अगर हम उसके डिस्टेंस को अगर चेंज कर देते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को स्लैब से चेंज कर देते हैं, बताओ शिफ्ट में कितना चेंज आएगा। आंसर है कोई भी चेंज नहीं आएगा। शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहली बात तो मैं डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात नहीं कर रहा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कल को डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछता है तो कुछ और होगा, फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, डायग्राम बना के निकाल सकते हो, पर इसने शिफ्ट की बात करी है। शिफ्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, फोर्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था आपका थर्ड, फोर्थ इंपॉर्टेंट भी है। अगर शिफ्ट पॉजिटिव निकल के आता है, अबे शिफ्ट की वैल्यू प्लस माइनस निकल के आ सकती है ना, क्यों आ सकती है सर प्लस माइनस, देखो क्या पता कल की सब कुछ डिपेंड करेगा म्यू सराउंडिंग और म्यू स्लैब पे। अगर म्यू सराउंडिंग छोटा हो गया तो ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर म्यू सराउंडिंग बड़ा हो गया तो ये बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पूरा शिफ्ट नेगेटिव निकल आएगा। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आता है तो आप इसकी शिफ्ट की डायरेक्शन, शिफ्ट कहाँ होगा, शिफ्ट इज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स काम की रेस। याद है काम की रेस, काम की रेस क्या होती है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होती है वो मेरे काम की रेज होती हैं, जो कि मेरे इंसिडेंट रेज भी कहलाती हैं। और अगर शिफ्ट आपका नेगेटिव आ जाए, मैं इसको एक बार दिखा दूंगा यहाँ पे, अगर शिफ्ट नेगेटिव निकल के आ जाए तो आपका शिफ्ट क्या हो जाएगा, इज ऑपोजिट टू, ये आखिरी पॉइंट मैं एक बार समझाऊंगा फिगर में आपको, अपोजिट टू काम की रेज। मैं इसको एक बार समझाऊंगा, अभी ध्यान देना, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। अब सुनो, ये काम की रेज का क्या मतलब है, इसका मतलब देखो बात ये है कि म्यू सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है, म्यू सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है, म्यू स्लैब कुछ भी हो सकता है, म्यू सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है, म्यू स्लैब कुछ भी हो सकता है। ये शिफ्ट है, इस सवाल में आपका शिफ्ट, यहाँ पे ध्यान दो, इस सवाल में आपका शिफ्ट कहाँ निकल के आया है, वो ऑब्जेक्ट के इस साइड निकल के आया है, ऑब्जेक्ट के इस साइड निकल के आया है, ठीक है। कल को ऐसा हो सकता है कि म्यू सराउंडिंग वैल्यू कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या कुछ भी होता, तो पॉसिबिलिटी थी ना शिफ्ट यहाँ पे निकल के आ सकता है, ये हाँ सब निकल के तो आ सकता है। ये तो सब कुछ रेस पे डिपेंड करता है ना। आपका काम क्या है, आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आपका काम क्या है, आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ। अगर शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो आप उस शिफ्ट को किस तरफ लोगे, राइट लोगे या लेफ्ट लोगे। राइट लेफ्ट याद नहीं करना है, मैंने कभी भी रे ऑप्टिक्स में राइट लेफ्ट नहीं लिखवाया, मैंने कभी भी रे ऑप्टिक्स राइट लेफ्ट नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि सारी चीज डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो उसका राइट लेफ्ट कुछ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो उसका राइट लेफ्ट कुछ और हो जाएगा। तो कभी राइट एंड लेफ्ट याद नहीं करना है। तो याद रखना, इस सवाल की अगर मैं बात करूं खासकर, इस सवाल की अगर मैं खासकर बात करूं तो इस सवाल में अगर मैं काम की रेस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, स्लैब रखे है यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे क्या होंगी, इस तरफ जाएंगी, तो ये हो जाएगी आपकी काम की रे। तो इस डायरेक्शन क्या ले लूंगा, प्लस डायरेक्शन। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन क्या ले लूंगा मैं, नेगेटिव डायरेक्शन ले लूंगा। अगर आपका शिफ्ट पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब अगर शिफ्ट पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो पॉजिटिव मतलब इस तरफ, तो आप इस तरफ शिफ्ट ले लोगे, इमेज बना लोगे यहाँ पे। अगर शिफ्ट नेगेटिव निकल के आता है, अगर शिफ्ट नेगेटिव निकल के आता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, आप शिफ्ट को इस तरफ ले लोगे, इमेज यहाँ बना दोगे नेगेटिव। सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा आप, आई होप कि इतनी बात सबको समझ आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला के बारे में और इस फिगर के बारे में एक बार जल्दी से कंक्लूजन कर रहा हूँ। जो भी बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जैसे कि हिमांशु ने शायद लेट ज्वाइन किया है और 2-3 बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, किसी को समझ में भी नहीं आया था, एक बार जल्दी से इसका रिकैप कर रहा हूँ, समझ सुन लो। क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, या फिर ग्लास भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ ग्लास स्लैब की जरूरत नहीं, वो स्लैब है, इंपॉर्टेंट शब्द है आपका स्लैब या रेक्टेंगुलर स्लैब। अब सुनो, यहाँ पे मैंने सवाल में क्या समझाने की कोशिश करी है कि आपको क्या किया, एक स्लैब ले ली। स्लैब क्या होता है, किस तरह की रेक्टेंगुलर बॉडी है आपकी, स्लैब है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है आपका,
उस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, रे निकल के जाएगी, यहाँ से रे निकल के रिफ्लेक्ट होगी, फिर एक और बार रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चलेगी। सिमिलरली यहाँ से रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, एक और बार रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे होगी। यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर रखा है, ऑब्जर्वर की आंखें इस पूरे एक पूरे एरिया में पड़ रही हैं, मतलब आपकी ऑब्जर्वर की आंखें क्या दिख रही हैं, वो देखेंगी इन वाली रेस को। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि ये जो रेस है वो इस एरिया में तो मिलने नहीं वाली। अगर इस एरिया में नहीं मिलने वाली, इसका मतलब ये थोड़ी ना इमेज बनेगी नहीं, बिल्कुल बनेगी। इमेज बनती है हमेशा, अगर नहीं मिलती है तो हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं बिहाइंड द मिरर, या तो बिहाइंड द मिरर पढ़ते हैं, बिहाइंड द लेंस, ऐसी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हमने उसको पीछे एक्सटेंड कर लिया और एक्सटेंड करके वो यहाँ मिल गई, तो यहाँ पे बन गई ओ की इमेज बन गई यहाँ पे। अब सवाल में दिया क्या क्या होगा, सवाल में हम मैक्सिमम टाइम आपको थिकनेस ऑफ स्लैब दी गई होगी, आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब भी दिया गया होगा आपको। लेकिन पूछा क्या जाएगा, या निकालना क्या है, आपको हमेशा निकालना है शिफ्ट। शिफ्ट से मेरा कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन गई उनके बीच में कितना गैप है, उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। अबे ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो कितना दूर मुझे दिखाई दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो कितना दूर मुझे दिखाई दिया, यानी कितना शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, उसको हमें याद करना है। और शिफ्ट का फॉर्मूला है आपका t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। ये फॉर्मूला कुछ उस जैसा ही है जैसे मैंने पिछला अपरेंट शिफ्ट आपको पढ़ाया था। जो अपरेंट शिफ्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था प्लेन रिफ्लेक्शन, वो क्या था आपका, वो था आपका d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, या d इंटू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू 1, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। लेकिन कृपया करके यहाँ पे म्यू 2 और म्यू 1 याद नहीं रखेंगे, क्यों, वहां पे सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता था, दो मीडियम होते थे, इसलिए आप म्यू 2 अपॉन म्यू 1 याद करते हैं। यहाँ बच्चों दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, कैसे, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, फिर एक यहाँ पे हो रहा है, दो बार, सॉरी, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो इस बार यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप 2 और 1 की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 2 3 तीन बात करनी पड़ेगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से। इसलिए आप 1 2 याद यहाँ पे याद ना करें। यहाँ पे याद करने का बेटर तरीका क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग और अपॉन स्लैब याद करो, ठीक है। तो इस शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। अब दूसरी बात मैंने क्या करी कि कुछ इसके एजम्पशन बताया। एजम्पशन में पहला स्टेटमेंट तो बस बताने वाली बात है, हैप्पी जी आपको कोई डाउट है तो प्लीज चैट में लिखो। अगर एजम्पशन रेजा प्रेडिक्शन जबरदस्ती बात है। सराउंडिंग ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला सिर्फ कभी याद करना है आपको, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर ओनली इन द केस व्हेन योर सराउंडिंग मीडियम ऑन बोथ साइड्स, यानी ऑब्जेक्ट साइड और ऑब्जर्वर साइड क्या हो, सेम हो। मतलब यहाँ पे जो म्यू सराउंडिंग लिख रहे हो, इसका भी म्यू सराउंडिंग होना चाहिए, और यहाँ पे सराउंडिंग लिख रहे हो वो भी आपके सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला याद करना है। अगर सर अलग हो गई तो, क्या करेंगे उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये वाली होती है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा गया था नीट में कि शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस मैंने x यहाँ पे ले रखा है, शिफ्ट का फॉर्मूला इस पे डिपेंड नहीं करता। पर एक बात याद रखना बच्चों, गलती क्या लग जाते हो, शिफ्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लीज ध्यान दो, शिफ्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है। अभी कल को तुमसे इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा ना, फिगर में देखो, इमेज डिस्टेंस ये तो डिपेंड कर जाएगा x पे। क्यों, कैसे निकालोगे इसको, क्या मैं x में से अगर शिफ्ट को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा ना, तो वो तो x पे डिपेंड करेगा, पर शिफ्ट डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात ये है। बाकी फोर्थ बात क्या है, अगर शिफ्ट पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है, वो सारी बातें तो बहुत सिंपल है, उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है। शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव निकलता है वो तो आप पॉजिटिव है तो आपको इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में या काम की रेस डायरेक्शन लेना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको काम की रेस से अपोजिट डायरेक्शन लेना है। बहुत सिंपल सी बात है। आई होप कि हर बच्चे को ये छोटा टॉपिक समझ आ पाएगा। ये वाली बात समझ आई है तो ही हम आगे के सवाल पे बढ़ सकते हैं। चलिए सवाल करें इसके बाद में, सवाल करते हैं। कोई पैसे वैसे के मुंह में मत रहना अभी, तो ये सवाल बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द शिफ्ट, फाइंड द शिफ्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब प्लॉट और डायग्राम। शिफ्ट निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, स्लैब से प्लॉट करना है उसको, मतलब एक तरह से आपको सब कुछ करना है सवाल में, जितना भी आप कुछ कर सकते हो। सुनो क्वेश्चन क्या है, फिगर आपको दे रखी है, फिगर सुनो, फिगर देखो, सुनो, फिगर आपको इस तरह से देखिए, बहुत सिंपल सी फिगर है, और एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपका एक छोटी सी पतली सी मरी सी लाइन बनाए रखी है, यहाँ से इस तरह से लाइन बना दी आपको, मान लीजिए ये लाइन बना दी आपकी, और आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे। ये सवाल आप लोगों को करना है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है।
या तुम चाहो तो मैं कर दूं? वैसे पहले एक ट्राई, 1 मिनट तो आपको दिया जा सकता है, बहुत सिंपल सवाल है। ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको स्लैब से दे रखा है, कितना दे रखा है, ले लेता हूँ इसको 25 सेंटीमीटर ले लेता हूँ उसको। और मान लीजिए आपको यहाँ से दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, और ये दे रखा है 25, हाँ ठीक। चलिए करिए सवाल। अच्छा म्यू स्लैब नहीं दिया आपको। बच्चों जब कुछ ना दिया जाए ना, मतलब अगर सराउंडिंग कुछ ना दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आप एयर मान लिया करो। अगर सराउंडिंग में आपको कुछ नहीं दिया गया तो आप ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे, एयर मान लेंगे। यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी आपका एयर है। बताइए आंसर, बताइए तीनों के आंसर बताइए। तीसरा तो प्लॉट करना है, बताओ आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, कोशिश करिए। 1 मिनट, 1 से 2 मिनट आपके पास में, ज्यादा टाइम नहीं। खास है नहीं इस क्वेश्चन में करने को, लेकिन हाँ फॉर्मूला पहला तो आप फॉर्मूला लगाया करो सीधे से। पहले तो फॉर्मूला क्या है सर आपका? फॉर्मूला है मेरा, पहले तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो है नहीं सर। फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आपका। फॉर्मूला बच्चों याद करने हैं आपको फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या, दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट तो आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ते हैं ना। फॉर्मूले याद करोगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले एक दिन में याद नहीं होते हैं, प्रैक्टिस से याद होते हैं। जितने सवाल करते जाओगे उतने फॉर्मूले इजी करते जाओगे। टी कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर इंटू 1 1 माइनस म्यू सराउंडिंग क्या एयर ले रखा है तो 1 लिख दिया। म्यू स्लैब कितना है? 1.5। सॉल्व करो, आंसर निकालो। 15 इसको लिख सकता हूं मैं 15 माइनस, कृपया करके कैलकुलेशन में मिस्टेक मत किया करो बस। यहाँ हो जाएगा 1.5, ठीक है। इससे जब इससे इसको काटूंगा तो यहाँ 10 बचेगा, ये इसको काटूंगा तो 0.5 बचेगा। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कम आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। क्या प्लस में निकल के आ रहा है? हाँ सर प्लस में निकल के आ रहा है। अगर प्लस में निकल के आ रहा है, अगर प्लस में निकल के आ रहा है, दो लोगों ने हाथ रेज करे, गलती से कर दिया, तुम एक साथ करके आ रहे हो दोनों, तुम एक साथ, ठीक है, आपस में कुछ कर रहे हो क्या, तो +5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर +5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपका प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आपका इधर बन रहा है इस तरफ, यानी आप इधर से +5 सेंटीमीटर, तो आपकी इमेज बन गई यहाँ पे, यहाँ से +5, तो आपका इनडायरेक्टली आपने तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया, आपने इमेज को प्लॉट भी कर दिया। सवाल दूसरा क्या है? बहुत ही इजी सवाल था वैसे तो आज सवाल क्या है? इमेज डिस्टेंस क्या होगा सर? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? स्लैब से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब। फॉर्मूला गलत लगा दिया, गलती गंदी बात। इससे इससे सिंपल फॉर्मूला भी क्या होगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो 25 है, ये साफ साफ दिख रहा है ना यार कि ये क्या है? 25 है, पूरा पूरा 25 है, ठीक है। और ये कितना है? ये 5 है। मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चा बच्चा कर देगा। 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको मिलना चाहिए, और आपको मिलेगा भी कभी एग्जाम में, ठीक है। चलो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी, कोई बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताओ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो, आई होप सो, ठीक है। आ रही बात समझ? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सुनो, अब नेक्स्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करने से पहले, अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन करें। चलो एक अभी सिंपल चीज पढ़ते हैं। अब मान लो एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है, सर आपने इस टाइम पे एक ही स्लैब लिया, ऐसी बहुत सारी स्लैब निकल के आ जाए तो, अगर ऐसी बहुत सारी स्लैब आ जाए तो देखो, तो मैं इसको लिखता हूँ मल्टीपल स्लैब्स विद सेम सराउंडिंग। देखिए अभी भी क्या कर रहे हो आप? सराउंडिंग सेम ही लेके, सारी बहुत सारी मल्टीपल स्लैब लिख सकते हो, लेकिन सेम सराउंडिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है, कुछ नहीं करना है, मैं तो बस मजाक के लिए नाम लिख दिया इसका, कुछ खास है नहीं इसमें। मल्टीपल स्लैब्स विद सेम सराउंडिंग्स, तो कुछ नहीं, एक स्लैब थी वहां, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब, 5 स्लैब कर दी, तो मैं एक स्लैब, ठीक है, ये दूसरी स्लैब, ठीक है, अलग अलग मोटाई की है, कोई ज्यादा मोटी है, कोई कम मोटी है, ठीक है, इस तरह से ऐसे स्लैब, बहुत सारे स्लैब, 100 स्लैब बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बहुत सारे स्लैब। और स्लैब बनने के बाद ये मान लो इसका μ1 ले लो, इसको μ2 ले लो, इसको μ3 ले लो, इसको μ4 ले लो, ऐसे ऐसे लेते चले जाओ, ठीक है। इसकी थिकनेस को T1 ले लो, इसकी थिकनेस को T2 ले लो, इसकी थिकनेस को T3 ले लो, इसकी थिकनेस को T4 ले लो, ऐसे क्या दिक्कत है, ठीक है। और मान लो इनके बीच का गैप है, तो इनके बीच के x1 ले लो, यहाँ पे x2 ले लो, यहाँ पे x3 ले लो, ऐसे लेते जाओ। वैसे गैप से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका गैप क्या है? डिस्टेंस ही तो है, ऐसे लेते जाओ, ठीक है। अगर आगे बात करें तो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, उसका यहाँ से डिस्टेंस है x, उसका यहाँ से डिस्टेंस है x, तो इस किस मान लो कहीं फाइनल जाके यहाँ पे ऑब्जर्व बैठा है, तो कोई ना क्या फिर से यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट निकल के आएगा। आपसे सवाल पूछा बताइए फाइनल शिफ्ट क्या है,
आपसे सवाल में ये पूछेगा बताओ मेरे लिए फाइनल शिफ्ट क्या है, मतलब अगर इमेज यहाँ बन रही है तो कहीं भी बन सकती है, मैं बस एग्जांपल के लिए इसको राइट में बना रहा हूँ, लेफ्ट में बन सकती है। फिर क्या करना है कि ये हो जाएगा टोटल शिफ्ट, ये शिफ्ट जो आ रहा है सबकी वजह से आ रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपका नेट शिफ्ट है या टोटल शिफ्ट है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मत दिमाग मत लगाओ, इसका मतलब इसको कर दो शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 प्लस शिफ्ट 3, ये करते जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई बच्चा इस पूछ सकता है सर मान लीजिए ऐसा हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एक शिफ्ट प्लस में आता है, एक शिफ्ट नेगेटिव में आता है, दूसरा फुल प्लस में आता है, ऐसे अगर हो जाए तो क्या करना है, तो इसके लिए भी याद रखो कि आपको क्या करना है, ऐड ऑल शिफ्ट विद साइन, साइन के साथ ऐड करो, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लो, माइनस आ रहा है तो माइनस लो, उसको उसी तरह ऐड करो विद साइंस, -2 आया तो -2 रखो, +5 आया तो +5 रखो, उसको उस तरह से ऐड करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे t1 माइनस म्यू सराउंडिंग तो मैं सेम लेके चल रहा हूँ ना, तो म्यू सराउंडिंग बाय म्यू1, फिर ऐसे t2 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू2 प्लस t3 ऐसे आ जाएगा 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू3। अब आगे तो आप समझदार हो के आगे आप करते रहोगे, तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखो, और एक अच्छी बात ये x1 x2 x3 क्या है, ये x1 x2 x3, मैंने x4 5 लिख दिया यहाँ पे, x4 और आगे x5 आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब है आपके गैप, क्या है सब दिख रहा हो ना, गैप बिटवीन स्लैब्स, ये गैप है क्या आपके स्लैब के बीच के गैप है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली कि आपका जो टोटल शिफ्ट निकल के आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तुम फॉर्मूले में भी देख लो, कहीं भी फॉर्मूले में एक्स का नाम आता ही नहीं है ना, जब फॉर्मूले में कहीं एक्स का नाम आता ही नहीं है तो तुम्हारा ये भी एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहली बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा, करता ही नहीं कभी शिफ्ट, और एक और बात एंड गैप्स बिटवीन स्लैब्स, मैंने बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऐसे BW। ठीक है, स्लैब के बीच में जो गैप है उन पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये छोटी मोटी बात है ना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, चलो, तो इस पे यार मेरे को क्वेश्चन ऐसा मन नहीं कर रहा कि इसमें कोई क्वेश्चन कराऊं, लगता नहीं कि मुझे इसको कोई क्वेश्चन कराना चाहिए, क्वेश्चन कराने लायक है नहीं वैसे इस पे, पर फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुम भी याद रखो कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं पर ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता, इस तरह से मैंने मान लो बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनके इनकी विड्थ भी बता, अभी थिकनेस बता दूंगा कितनी कितनी, इसको हर बच्चा कर सकता है। अब देखो, मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको दे रखा, ये भी 5 दे रखा है मान लो, और ये आपको दे रखा है कुछ 8 सेंटीमीटर मान लीजिए दे रखा है। ठीक है, इसका जो एन है, N1 आपको दे रखा है 1.5, इसका जो N है वो आपको दे रखा है, क्या काम होते हैं, इसको 15 ले लेते हैं। ठीक है, और नहीं इसको 15 ले लेते हैं, दोनों को 15 ले लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, और इसको एक काम करते हैं, इसको 80 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो N दे रखा है आपको, इसका N मान लीजिए आपको 3 दे रखा है, और इसका N आपको, इसका N मान लीजिए आपको कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए आपको 4/3 दे रखा है, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, और बाहर एयर है, यहाँ भी एयर है, हर जगह एयर है, हर जगह, तो सराउंडिंग आपको सेम लेके चल रही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है फाइंड द नेट शिफ्ट ऑफ इमेज, इमेज का नेट शिफ्ट क्या होगा, कोई बच्चा मुझे सवाल पूछेगा सर इमेज डिस्टेंस बताने के लिए हमने ऑब्जेक्ट तो बताया ही नहीं, अबे ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट कभी गैप पे डिपेंड करता है क्या, अरे सर नहीं करता, क्या ऑब्जेक्ट कभी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, अबे ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऑब्जेक्ट दिखाने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें, ऑब्जेक्ट अगर बना भी देता नहीं बनाता तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको 3 शिफ्ट निकालने और उनको जोड़ देना है, बताइए क्या आंसर आएगा। अरे वाह, तुम्हारे लिए जो अलग ही तोड़ मारा है 325, आई होप कि गलती से लिख दिया है। चलो देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पे अपन कि यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपना, तो कुछ नहीं, शिफ्ट क्या होगा नेट, तो मैं कुछ दिखाऊँ T1 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू1,
मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जबरदस्ती वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ म्यू सराउंडिंग बाय μ2 और यहाँ पे T3 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय μ3। तीन ये सॉल्व करना है। T1 है 15, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है 1 अपॉन 1.5, ये तो पहले वाली तरह यार 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, T2 है आपका 15, इसका क्या है यहाँ पे लिया मैंने 1 माइनस 1/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस आपका T3 कितना है 80, 1 माइनस म्यू बाय 4/3। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं तो इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ 0.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ 15 आ जाएगा इंटू 2/3 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीट हम बाद में करेंगे। यहाँ पे 80 आ जाएगा माइनस 4/3 में 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 यानी इंटू 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगर काटा पीटी मचाएंगे, काटा पीटी यहाँ मचाएंगे तो यहाँ से इसे काटेंगे तो 10 यहाँ 5 आ जाएगा, 3 5/2 10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 30 और यहाँ पे 35 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सुमाइला जी 2 बार आंसर दिया, दोनों बार गलत दिया आपने। किसके गलत आए? जैसे गंदे गंदे पाप किए तुम लोगों ने, यहाँ पाप कर दिया कुछ लोगों ने। भाई 4/3 नीचे लिखा है तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो इस पे 80 इंटू 1 माइनस 3/4 बोलेंगे। यहाँ गलती कुछ बच्चों ने। कृपया करके ऐसे गंदे गंदे पाप ना करें। ठीक है, मेरे पास होते अगर क्लासमेट होते ना, मैं काले मार्कर से पूरे पेज काट देता आपके। मैंने बहुत बच्चों के काटा ऐसे, याद होगा। अगर पिछले साल के बच्चे होंगे तो उनको याद होगा मैंने उनके पेज कैसे खराब करता था, पूरा पूरा काटा पिटी मार के। ठीक है, तो ये हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्यों गलती कर रहे थे? वैसे बहुत ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। चलो, किसी को डाउट है? कोई बच्चा कोई ऐसा बोला डाउट है किसी को? नहीं है ना, वो तो बताना, मैं वापस जाऊंगा इस पेज पे। चलो अब हम बच्चों नेक्स्ट चीज देखते हैं। सुनो, अब क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने सिंगल स्लैब ली, दूसरे मैंने क्या किया मल्टीपल स्लैब ली विद सेम सराउंडिंग, सिंगल स्लैब विद सेम सराउंडिंग, मल्टीपल स्लैब विद सेम सराउंडिंग। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं आपका मल्टीपल स्लैब लगा सकता हूं, मल्टीपल स्लैब विद डिफरेंट सराउंडिंग, ये भी तो कर सकता हूं, मल्टीपल स्लैब विद डिफरेंट सराउंडिंग। तो सुनो, मल्टीपल स्लैब थोड़ा सा फॉर्मूला अलग आएगा, ये भी सवाल थोड़ा कम पूछ जाते हैं। सबसे पहला सवाल ही ज्यादा पूछा जाता है, इसमें आपकी सिंगल स्लैब होती है ना बच्चों, सबसे सवाल उसी के पूछ जाते हैं, सवाल नहीं पूछ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इतना फॉर्मूले को याद करेगा, वो भी समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका सिंगल स्लैब का ही है, तो सबसे ऊपर फिर भी हम सवाल कर रहे हैं, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हाँ, गलती से कर दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, कुछ करना। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ आपकी फिजिक्स में। यहाँ पे हम मल्टीपल स्लैब विद डिफरेंट सराउंडिंग, जब क्या होगा इस केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए इस केस में आपका इस केस में मेरा कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इस केस में सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है आपका ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। सारे खेल इसी पे थे, आपके ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इन डिफरेंट सराउंडिंग्स हो गए। आवाज नहीं आ रही, रुचि जी आवाज नहीं आ रही है? और किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? रुचि जी वापस से करो। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर्स आर इन डिफरेंट मीडियम्स। आ रही है, तृप्ति जी बोल रही है आ रही है, बाकी बच्चों को भी आई होप सो आ रही होगी। ठीक है, चलिए आ गई, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर्स आर इन डिफरेंट मीडियम्स। हम लोग बहुत दूर दूर है ना आपस में, बीच में कुछ फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, हर किसी का घर अलग अलग जगह पर है। ठीक है, हर किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा बीच में गैप्स आ सकते हैं। उसी के लिए मैंने आपको पता ही है, यूट्यूब जिंदाबाद है हमारा, पर वो एक आध सेकंड की बात होती होगी बस। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर्स क्या है डिफरेंट मीडियम्स में। इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट आपके सेम मीडियम में हुआ करते थे। दूसरी बात क्या है कि आपके पहले स्लैब के बीच में गैप हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लैब के बीच में गैप हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं कोई गैप लूंगा ही नहीं, इस बार मैं कोई गैप लूंगा नहीं। जब क्यों ले रहा हूँ गैप, बार बार जब गैप आ ही नहीं रहा, गैप लेने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मैं बिना गैप के बनाऊंगा। तो सुनो, डायग्राम कैसे बनेंगे आपके, एक मान लीजिए स्लैब ऐसे बन गई, ठीक है, दूसरी स्लैब आपने जस्ट इसके बाद ऐसे और बना दी, अलग उसकी मोटाई की अलग उसकी, ठीक है, फिर एक और ले लिया आपने, फिर आपने, अब मैं गैप बना ही नहीं रहा, गैप की जरूरत ही नहीं मुझे, पर इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों चेंज बनेगा, ध्यान देना, फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आएगा, इसलिए प्लीज कृपया करके ध्यान देना। सुनो, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका लाइन भी बना देता हूँ, वैसे लाइन बनाने की जरूरत है नहीं, चलो इसीलिए वही करते हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है, और ऑब्जेक्ट जिस जगह पे रखा है ना, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे रखा है आपने मान लिया कि वहां का म्यू ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, वहां पे म्यू ऑब्जेक्ट मान लिया।
और ऑब्जर्वर जहां रखा है वहां का आपने म्यू ऑब्जर्वर मान लिया, जहां पर ऑब्जर्वर रखा है वहां पे आपका म्यू ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब अलग अलग मीडियम में है आपके ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले में क्या तब्दीली आएगी देखना, कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, एक छोटा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन वो देखना क्या होता है। और क्या बोल दिया कि सर इसकी थिकनेस कितनी है T1, गैप पे तो डिपेंड करता ही नहीं ना कुछ भी, T2, इसकी गैप क्या है T3, इसका क्या है आपका, इसका है आपका T4, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात पे ध्यान देना, मान लो ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा है, मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे बैठा है। इस बार फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया मैंने, इस बार फॉर्मूले मैंने थोड़ा चेंज किया है, इस बार मैं शिफ्ट नहीं निकाल रहा, इस बार मैं शिफ्ट नहीं निकालना, इस बार मैं कुछ और निकालने वाला हूँ। और सुनो क्या निकाल रहा हूँ, इस बार मैं शिफ्ट नहीं निकाल, इस बार थोड़ी सी अलग चीज निकाल रहा हूँ। क्या है सुनो, वो है आपका ये वाला डिस्टेंस, वो है क्या आपका ये वाला डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया आपका, इस डिस्टेंस को बच्चों में नाम दे रहा हूँ आपका डी। डी डी क्या है आपका, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, आपको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्वर का कोई डिस्टेंस ना भी दिया होगा ना, तो आप वैसे इस क्वेश्चन आते नहीं है तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है, फॉर्मूला अल्टीमेटली याद रखना है। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डी विल बी इक्वल टू, डी विल बी इक्वल टू, इस तरह से याद रखो, यहाँ पे सबसे पहले लिख दो म्यू ऑब्जर्वर लगा दो, म्यू ऑब्जर्वर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, अच्छा एक और चीज मैं लिखना भूल गया, ये यहाँ से इसका गैप देखा है। इस बार चीजें देखो, मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में बच्चों, जो शिफ्ट होता है, जो शिफ्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता, जो शिफ्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता आपके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है या कोई और डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका डिपेंड कर जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स बाय, यहाँ पे लिखना है एक्स बाय म्यू ऑब्जेक्ट प्लस, अब सारे ऐसे लिखो, थिकनेस अपॉन म्यू वन, थिकनेस अपॉन म्यू टू, सबकी थिकनेस डिवाइड बाय म्यू, इस तरह से याद रखो। तो बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कम आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे अपन सब कुछ। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, म्यू ऑब्जर्वर लिख दो सबसे पहले, फिर एक्स अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे रखा है उसका म्यू, T1 अपॉन म्यू वन, T2 अपॉन म्यू टू, T3 अपॉन म्यू टू, बस ऐसे करते जाओ। तो आपका ये डी, इंपॉर्टेंट बात क्या है, डी कहाँ से है, डी इज फ्रॉम ऑब्जर्वर, बस ये वाली बात है, ये डी डिस्टेंस है ना कि शिफ्ट, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो कुछ किताबें या कुछ टीचर आपको किस तरह से इस चीज को पढ़ाते हैं, वो भी सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, बस वो क्या करते हैं, वो ये एक्स का फंडा खत्म करते हैं, एक्चुअली होना चाहिए एक्स ही, पर वो बोलते हैं देखो मान लो आपका ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे रखा है, और बोलते हैं कि क्योंकि ऑब्जर्वर और पहली स्लैब के बीच में भी तो कोई ना कोई म्यू है ना, म्यू ऑब्जेक्ट ही सही, कोई ना कोई म्यू तो है ना, उसको वो म्यू वन बोल देते हैं, तो बोलते हैं उसको भी हम एक स्लैब मान लेते हैं, ठीक है। और क्या स्लैब की एक थिकनेस होती है, तो जैसे मैंने जो मैंने एक्स लिया उसको मैंने T1 ले लिया, फिर बोला कि इसके बाद दूसरी स्लैब आएगी, इसके बाद तीसरी स्लैब आएगी, इसके बाद चौथी स्लैब आएगी, इसको T2 ले लो, T3 ले लो, चीज वही है, चीज में कोई फर्क नहीं, और यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जो डी होगा वो सिंपल लिखते हैं, डी को ले लो आप म्यू ऑब्जर्वर, और सीधे ऐसे सिंपल होता है याद करना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ये याद करना थोड़ा सिंपल है, पर हमने पूरी चीज कंसेप्ट से पढ़ी है, तो कंसेप्ट से हम एक्स को लिखना चाहिए था हमें। तो उनका उनका कहने का सिंपल सा इतना मतलब, उन्होंने कहा कि देखो वापस फिगर में देखो, उन्होंने बोला कि अगर हम गौर फरमाएं, अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि ये जो जगह है, अबे इसमें भी तो म्यू है ना, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे कोई स्लैब होती, मान लो यहाँ पे कोई स्लैब होती, तो स्लैब की मोटाई क्या होती, एक्स होती, अगर स्लैब की मोटाई एक्स होती तो उसका म्यू क्या होता है, म्यू ऑब्जेक्ट होता। जैसे यहाँ पे मैंने म्यू वन म्यू टू क्या लिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे म्यू वन हो गया, ये म्यू टू मैंने इस जगह ये मान रखा है, तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं दूसरे टीचर, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी सही चीज बोल रहे हैं, और आसान करना भी है उसको याद करना, ठीक है। वो बोलते हैं इसको भी एक स्लैब मान लो, और इसको स्लैब मान लो इस तरह से, T1 मोटाई की म्यू वन की, फिर दूसरी स्लैब T2 T3 T4, अब आसान कैसे याद करना, सिंपल आगे लिख दो म्यू ऑब्जर्वर, आगे लिख दो म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू इनटू T1 बाय म्यू वन, T2 बाय म्यू टू, T3 बाय म्यू थ्री, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, तो ये आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी चीज को कुछ कुछ टीचर अलग नाम से पुकारते हैं, इसी टीचर कुछ कुछ लोग इसको अलग नाम से एपरेंट डिस्टेंस भी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये है क्या, ये डी है क्या, ये डी क्या है आपका, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द इमेज, जो इमेज बन के आ रही है वो डिस्टेंस। अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने फिगर में गलती करी है, मैंने ये
ऑब्जेक्ट से ले लिया डिस्टेंस, गलत हो गया, एक सेकंड में चेंज करना है थोड़ा सा। मैंने ऑब्जर्वर से नहीं, मुझे इमेज से लेना होता है जो डी होता है। मान लो यहाँ पे इमेज है, तो ये जो डी है आपका, इट इज फ्रॉम इमेज। इमेज के तो निकालना है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को तो पता है होता है हमेशा। तो जो डी है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। नहीं, चलो अच्छी टाइम पे ध्यान आ गया, वरना नोट्स बाद में गलत हो जाते हैं। ये इमेज बन रहा है, इसलिए डी को दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, डी को कुछ टीचर अलग नाम से एपरेंट डिस्टेंस पुकारते हैं। एपरेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपका डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द ऑब्जर्वर। तो ये वाला आपका फॉर्मूला इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आई होप कि ये सिंपल सा फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है याद करने की, ठीक है, सिंपल चीज है याद करने वाली। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो फॉर्मूले का रिवाइज भी जाएगा। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले कुछ नहीं, डी इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर, बस एक म्यू ऑब्जर्वर लगा दो आगे, इनटू टी1 बाय म्यू1, टी2 बाय म्यू2, टी3 बाय म्यू2, जो भी मोटाई मोटाई आपको देखो उसको उसके म्यू से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बेस में भी करवाया तो मैं ऑनलाइन बेस में भी करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फिर से आपका, फाइंड द एपरेंट, तो एपरेंट के साथ डेप्थ लिख के डिस्टेंस लिख के उससे कोई मतलब नहीं होता। डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो इमेज के बारे में बात करें। यहाँ पे इमेज का ही तो एपरेंट बनेगा कुछ, ऑब्जेक्ट बिलो सरफेस ए बी। आपको मिलेगा 1 मिनट करने का इसको, बार को उसके बाद मैं ही करूंगा। कहाँ गया ये लाइन, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है। ये लाइन का मतलब स्लैब एक्चुअली में, वो स्लैब बना के दिखा रहा है आपको लाइन की जगह पे, और आपको पता ही, आप समझदार हो, करना है क्या आपको। अब सुनो, यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर बोल रखा है, ऑब्जर्वर इस एरिया में घूम रहा है मस्त आपका, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे रखा है, पहली बात ध्यान देना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ओ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑब्जेक्ट को, रहूंगा ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे रखा है आपका, ठीक है, और ये लाइन है आपकी ए बी लाइन है, ये आपकी ए बी लाइन है। सवाल है आपसे, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस तो देनी पड़ेंगे, डिस्टेंस आपका ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और आपका ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, आपको ये डिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, म्यू की बात भी करनी पड़ेगी, म्यू भी देना पड़ेगा, तो म्यू आपको दे रखा है, यहाँ पे म्यू दे रखा है आपको 1.5 दे रखा है, और यहाँ म्यू आपको दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है आपका इस एरिया में। अब ध्यान दो, आपसे पूछा क्या एपरेंट डेप्थ, अब आप बोलोगे सर जो डिस्टेंस होता है वो तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। चलो, ऑब्जेक्ट तो मुझे पता है यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जर्वर को कहाँ रखा हुआ मालूम है। अभी जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है तो दोनों पॉइंट पता होने चाहिए ना कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अब ऑब्जेक्ट तो मुझे पता है कहाँ रखा हुआ है, पर ऑब्जर्वर कहाँ रखा हुआ है ये तो बताओ। तो देखो, उसने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, बेलो सरफेस ए बी। ऑब्जर्वर तो ए बी के ऊपर ही ऊपर है हमेशा, उसने बोला आपको ए बी से निकालना है, यानी आपका ऑब्जर्वर इस टाइम ए बी पे बैठा है, मान लो ऑब्जर्वर तो कहीं भी उसका, आपको ए बी से निकालना है डिस्टेंस। खैर आपको उससे मतलब भी नहीं है, आपको तो फॉर्मूला लगाना है, उससे निकालना। चलिए ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, करिए सॉल्व, करिए कोशिश और निकालिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। याद रखना, आपसे इसमें एपरेंट डेप्थ पूछिए, शिफ्ट नहीं पूछा। शिफ्ट होता, सॉरी शिफ्ट होता तो हम क्या करते, हम करते आपका 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू, वो सब करते, पर यहाँ पे शिफ्ट नहीं पूछा गया आपसे। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, क्या रह गया अपने से ये सवाल पूरा छूट गया, मतलब यही सवाल छूटा नहीं, कोई और भी छूटा है रिकॉर्डिंग में? आई होप सो। मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग बंद की थी क्या, ये भी गायब हो गया क्या? चलो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो आप लोग ये देख लेना, मतलब ये है आपका, ये सवाल था, और ये आपका मल्टीपल स्लैब में है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद में फिर आपका ये है, इस पर सवाल बहुत इजी सा, आपकी वो रिकॉर्ड हो गया हो, देखते हैं क्या होता है। चलो कोई ना, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that image इस तरह क्वेश्चन मैंने कहा था कि आईआईटी नीट में आते रहते हैं कि आपकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट पे फॉर्म हो जाए। तो जब ऐसा होने वाला होगा, पक्का वहाँ दो चीजें जरूर होंगी, या तो दो मिरर होंगे, या एक लेंस एक मिरर होगा, एक स्लैब होगी, कुछ ना कुछ तो दो चीज तो होंगी। तो यहाँ पे वो इस तरह का सवाल है, देखिए
यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि ये एक तरह से एक स्लैब दे रखी है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपका ठीक है, यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है आपको इस तरह से। और मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, एक कंसेप्ट बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था, कोई बच्चा मुझे लिख के बताए कि जब भी दो चीजें आएंगी आपके पास में तो क्या कंसेप्ट याद करना है, कुछ बताया था मैंने, ऐसा याद होगा। जब भी आपके दो मिरर या दो कोई भी दो चीज आ जाएंगी, दो मिरर या एक लेंस, दो लेंस आ जाएंगे, एक लेंस एक मिरर, कुछ ऐसी चीज आएंगी, तो आपको क्या फंडा बताया था, मैंने एक फंडा बताया था। क्या फंडा था वो मुझे कोई बच्चा लिख के बताया यहाँ। सर पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट काम करती, बहुत बढ़िया लगती थी, पहले अलग अलग करो फिर जोड़ दो। नहीं, कुछ और था वो। एक की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, एक की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करती है, मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। यही चीज याद रखो, सारे आंसर आपके आ जाएंगे। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया में, अगर दो तीन चीज, दो क्या तुम्हारे पास 10 लेंस आ जाए तो ये कर देना, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज पहले तीसरे का ऑब्जेक्ट, इस तरह करते जाओ। और वैसे दो दो पे आपका काम खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा देता नहीं है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा है कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों, आपका यहाँ से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस स्लैब से आपको दे रखा है, कुछ एक्स दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं और बाकी डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी स्लैब की मोटाई, वो आपको दे रखी है कुछ, वो बताता हूँ अभी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी पोल ऑफ कॉनकेव मिरर से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस भी दे रखा है कुछ कुछ। वैल्यू दे रखी है क्या क्या, तो इसकी जो थिकनेस है इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और इसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। सर इसमें दो मिरर थोड़ी है, तो रिफ्लेक्शन तो एक ही होगा ना। बेटा मैंने क्या कहा, दो मिरर हो, एक दो लेंस हो, एक लेंस हो एक मिरर हो, कोई भी दो चीज होनी चाहिए। जरूर है, रे ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, राइट। तो चाहे एक रिफ्लेक्शन हो, दूसरा रिफ्लेक्शन हो, चाहे दो रिफ्लेक्शन हो, चाहे दोनों रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, अगर दो चीजें हो रही है ना, एक स्टेटमेंट याद रखना, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, इस तरह याद रखना। कोई भी दो चीज हो रही है, या तो दो रिफ्लेक्शन या दो रिफ्लेक्शन, या एक रिफ्लेक्शन दो रिफ्लेक्शन, कोई भी दो चीज हो रही है वैसे रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, तब आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। और बच्चों इसका जो एन एन यहाँ पे लिखा है, अब मैंने क्या कहा था, कई बार वो म्यू ना लिख के एन लिखता है, तो एन का मतलब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। और इसका फोकल लेंथ आपको दे रखी है एफ इज इक्वल टू 20 20 20 30 है। डेटा सही लेना पड़ता है क्योंकि फिर आंसर बनना अच्छे नहीं आते। 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट। करिए कोशिश, करिए आप, 2 मिनट का क्वेश्चन है नहीं वैसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को हम रुपए अलॉट कर दें क्या, नहीं कर, हर बार हम ऐसे ही वो नहीं करेंगे, वरना आप लोग बिगड़ जाओगे। हर बार हम पैसे का खेल नहीं खेलेंगे, वरना करिए कोशिश। करिए कोशिश। पैसे के लिए थोड़ा पढ़ने आओ यार मेरे से। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा आंसर आता है। नेक्स्ट हम करते हैं, मेरी बारी, अब तुम चुप रहो। सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है इस पूरे में, एक या दो बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी का देखते हैं। और क्योंकि सबके आंसर ये लगाया तो एक हद से ठीक होगा, अगर होगा भी तो सुनो। मैंने क्या किया, जब भी ऐसा होता है तो मैंने एक स्टेटमेंट क्या बना रखा है हमेशा, कि फर्स्ट की इमेज, फर्स्ट की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। अगर ये कल वाली क्लास जिसने भी करी है तो उसको बहुत जल्दी समझ आएगी बात, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट काम करती है। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे स्लैब है, यानी स्लैब से बनने वाली इमेज, स्लैब से बनने वाली इमेज क्या करेगी, आपके कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बस इतना याद रखना है। तो पहला काम क्या है, हम पहला स्लैब के लिए सॉल्व करते हैं। स्लैब से हमें इमेज निकालनी है, तो स्लैब हो गई ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से जब भी स्लैब आते हैं तो हमें शिफ्ट का फॉर्मूला याद होता है, ठीक है। कितना यहाँ पे इमेज बन गई, मान लो शिफ्ट कितना हो जाएगा सर, शिफ्ट ये निकालना है ना, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आपका टी, यानी 15 टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब होता है ना, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, कुछ नहीं दे रखा तो ए ले लो, अपॉन 1.5। ये जब सॉल्व करोगे तो मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ बहुत बार, कि 5 सेंटीमीटर निकल के आता है, यानी ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, राइट। ये है आपका एक्स, ये है आपका एक्स। और अब सुनो, अब मैंने बोला कि ये इमेज बन के आ गई, अब मुझे क्या करना है, इस कॉनकेव मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है मुझे कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा है ये मुझे पता होना चाहिए। अब सुनो, सारा खेल यहाँ पे दूरी निकालने का है,
सारा खेल यहाँ पे दूरी निकालने का। तो मेन 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 डायग्राम में ऊपर क्वेश्चन वाला डायग्राम में, तो ये 20 है राइट, ये 20 है, ये 15 है। तो पहली बात तो 20 + 15 तो हो गई, प्लस x नहीं है याद रखना, क्योंकि इमेज कुछ यहाँ बन रही है बीच में, और वो कितना है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 पे है, तो बचा हुआ क्या है, वो हो जाएगा आपका x - 5। तो टोटल आपका डिस्टेंस जो इमेज यहाँ बन रही है वो कितने बन रही है आपकी, वो बन रही है x - 5 + 15 + 20। मुझे पहले ये बताओ सारे के सारे बच्चे मिलके कि ये जो मैंने लिखा है डिस्टेंस, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आपका आ जाएगा x 20 + 15 35, 35 - 5 आपका x + 30 आएगा। पहली बात ये बताओ किस बच्चे को ये समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन इसके आगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बेसिक बात है कैलकुलेशन थोड़ी सी, ठीक है। आई होप कि ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा आपका, ये हो गया डिस्टेंस। अब क्या बोल रखा है सवाल में, बोल रखा है कि इमेज फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, यानी आई कहाँ होना चाहिए। क्या सर, जो आई है इट मस्ट बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद नहीं वाली बात, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होती है मिरर से, सर जो दूरी होती है वो दूरी होती है आपकी आर की, आर दूरी होती है, और आर कितने के बराबर होता है, 2f के बराबर। f = r/2 होता है, आर = 2f हो जाएगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ये x + 30 जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, ये आपकी r के बराबर होनी चाहिए। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होना चाहिए और ये r के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आपका सर इस केस में यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2f, f कितना है, f आपको दे रखा 30, तो ये हो जाएगा 60 हो गया। तो इसका मतलब आपका यही तो है r, यही डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके, इस r के बराबर होना चाहिए। r कितना है 60, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ x + 30 = r यानी 60, और x की वैल्यू क्या जाएगी 30 सेंटीमीटर। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, पहली बात याद रखना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। लेकिन आई होप कि मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया है, क्या आप हर बच्चे को, यहाँ जितने बच्चे बैठे, चाहे आपको फिर हार्ड लगती हो, चाहे इजी लगती हो, चाहे मीडियम लगती हो, क्या आपके समझ में आया है नहीं आया। अगर मैं क्लास में बैठे हुए हर आखिरी बच्चे, अगर 14 बच्चे क्लास कर रहे हो, उस 14वें बच्चे का आखिरी भी समझ में आया है, तो मेरा पढ़ाने का यूज है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ। आंसर गलत आया सही आया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा आंसर सही आता है गलत आता है। जिस बात से मुझे फर्क पड़ता है, जिस बात से मुझे फर्क पड़ता है वो ये है कि तुम्हें मेरे करने के बाद समझ में आता ही नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया ना, मजा आ रहा है सवाल पर। बहुत हार्ड सवाल से बता दूं, ये सवाल हार्ड सवाल की कैटेगरी में है, लेकिन कितने मक्खन, कितने आराम से तुमसे समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और यही मजा है पढ़ने का फिजिक्स का। फिजिक्स एक बार समझ में आना शुरू हो जाए ना, सवाल तो बाद में होंगे यार, समझ में आना पहले शुरू। देखो आसान आसान सवाल तुम लोग सब कर रहे हो, पर जहां हार्ड सवाल आया, अगर तुम अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो, आंसर भी कर पा रहे हो, समझ ही पा रहे हो ना, इट इज मोर देन इनफ। उसके बाद तो आप वापस कर लोगे। रुचि जी बोल रहे हैं एक बार वापस समझा देता हूँ। रुचि जी आपने कल क्लास की नहीं, इसका मतलब या तो की है ढंग से नहीं करी, क्योंकि कल क्लास मैंने एक चीज सेम टू सेम समझाई थी वहां पे। तो सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा जब भी आपकी दो चीजें आती हैं, अगर आपका एक जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि दोनों जगह दो चीजें हो रही हैं, दो रिफ्लेक्शन या एक रिफ्लेक्शन, दो भी चीज होती है कोई भी, तो आपको उसमें ये कंसेप्ट लगाना है, फर्स्ट की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू ग्लास स्लैब, और दूसरा क्या है आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू कॉनकेव मिरर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपकी इमेज बनानी है। आप शायद डेट आई थी क्लास में, इसलिए गायब हो गया आपको थोड़ा सा। आपको क्या करना है, पहले इस ग्लास स्लैब की वजह से इमेज बनानी, इमेज प्लॉटिंग करना मैंने आपको सिखाया था। इमेज प्लॉटिंग करने के लिए क्या करते हैं आप, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आपका t * 1 - न्यू सराउंडिंग अपॉन न्यू स्लैब। तो उसकी मदद से आप निकालिए, शिफ्ट कितना आएगा 5 मीटर, प्लस निकल के आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको इस तरफ आएगा, तो 5 आ गया। तो ये बचा, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा। अगर इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, कहां गया, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, मतलब मैंने कहा कि ये अगर ये x है और ये 5 है, बच्चों ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x - 5। ये थिकनेस कितनी दे रखी है, ये थिकनेस आपको दे रखी है 15। अब कॉनकेव मिरर कुछ यहाँ पर है, कॉनकेव मिरर कुछ यहाँ पे है, और यहाँ से डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको 20 दे रखा है, राइट। उसको मैंने अगले डायग्राम में बनाया, और कुछ नहीं। अगले डायग्राम में जाता हूँ, मैंने कहा कि ये मुझे इमेज बन गई, एक बार इमेज बन गई। अब इमेज का डिस्टेंस कितना है कॉनकेव मिरर से, तो मैंने क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे x - 5, यहाँ 15 और बचा हुआ डिस्टेंस 20, यानी इन तीनों को जोड़ दिया तो आपका निकल के आता है x + 30। अब मैंने क्या कहा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का वो कैसे याद करो, कॉनकेव मिरर का वो क्या सर, अगर x 30 आया है तो उसमें +5 नहीं करेंगे क्या, x अगर 30 आया तो +5 क्यों करोगे बेटा, x निकालना था ना मेरे को, x तो टोटल है ना, और सवाल में आपसे x पूछा गया है ना।
आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया कि शिफ्ट में जोड़ो, पूछा थोड़ा ना, आपसे एक्स पूछा गया। आप तो डेटा के हिसाब से चल रहे हो, आपसे एक्स पूछा गया ना सवाल में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, अब याद करो कॉनकेव मिरर के केस, इतने सारे केस पड़े थे। कौन से केस में ऐसा होता है कि जहां पे आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे इमेज बन जाएगी, याद करो। तो वो होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज इन्वर्टेड आपका और सेम प्लेस पे बन जाता है आपके ऑब्जेक्ट और इमेज, और सब कुछ सेम होता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है? 2f के बराबर। ये सारी चीज हमने पहले वाली क्लास में की है, नहीं पता तो आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। r इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि अगर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो यानी ये डिस्टेंस r होना चाहिए। अब नीचे मैंने क्या निकाला है? नीचे निकाला मैंने x प्लस 30। ऊपर मैंने क्या बोला कि ऊपर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस r होना चाहिए। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस सेम ही है ना, दोनों डिस्टेंस मैंने सेम रख दिया। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू r। r कितना है आपका? 2f यानी 60। दोनों बराबर होते हैं, x वैल्यू आ रही है आपकी 30 और x निकालना है आपको। इमेज से कोई मतलब नहीं है, आपको x की वैल्यू थी। तो आई होप कि सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया नहीं आया सबको? ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज के ठीक है, थैंक यू रुचि, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ने। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम आपका पढ़ेंगे, कल हम आपका पढ़ेंगे आपका एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे इन केसेस ऑफ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लेटरल शिफ्ट कितना होता है, सब पढ़ेंगे, 2-3 चीज पढ़ेंगे। और कल अपना एक नया टॉपिक सुनने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, परसों संडे को आपको छुट्टी है, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो जल्दी जल्दी, थैंक यू, गुड नाइट करके निकलो, आराम करो। मैं आपको आज भेज दूंगा, आज रात को आई होप सबको मैं वो भेज दूंगा आपके रियोप्टिक्स। कुछ 100 सवाल है आपके पास में, वो एक कोचिंग है मेरे पास, उसके नोट्स, उसके सवाल है, तो वो अपन सब करेंगे। टेस्ट कब है? टेस्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ, टेस्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट में आप थोड़ा सा और तैयारी कर लो। टेस्ट जो भी होगा ना बच्चों, उसका एक दो दिन बाद मेरे को वैसे आज बताना था पर मुझे टाइम नहीं मिला। टेस्ट के लिए मैं आपको कल आपको ग्रुप पे बता दूंगा, कल या परसों तक मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। टेस्ट में सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, पूरा आएगा। रिफ्लेक्शन लाइट जितना भी है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, वो सारी चीजें आएंगी और वो सब आएगा, ठीक है। कल मैं बता दूंगा आपको, शुमाइला जी, ठीक है। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू रुचि जी, थैंक यू तृप्ति जी, थैंक यू शुमाइला जी। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।